पार्ट सी का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है डोरमेंट कंपनी। और मैं आपको बताऊं तो आपको ये बात समझनी होगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये टाइप ऑफ कंपनी में से एक है। जवाब है बिल्कुल गलत। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है डोरमेंट कंपनी इज नॉट अ टाइप, ये एक तरह का स्टेटस है। हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा जो कंपनी वर्किंग कर रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्टिव कंपनी। ठीक। और जो कंपनी वर्किंग नहीं कर रही है मतलब उसकी ना कोई एसेट है ना लाइबिलिटी है, ना कोई बड़े अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसको हम स्टेटस दे सकते हैं डोरमेंट का। ठीक है, तो बेसिकली डोरमेंट कंपनी एक स्टेटस है जो उन कंपनियों को दिया जाता है जो अभी फिलहाल इनएक्टिव है या कोई वर्क नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो एक बंदा है, वो अभी सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहा है। अब उसने क्या बहुत ज्यादा कंपनी जॉब पड़ गया तो उसके दिमाग में बात आई चलो एक कंपनी बना देते हैं, तो उसने बना दी एबीसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, चलो कंपनी बना दी। अब बात यह है कि इसका प्लान ये है कि जब ये सीएस बन जाएगा तब इस कंपनी में क्या करेगा, वर्क स्टार्ट करेगा। तो अभी एग्जीक्यूटिव में तो पूरा सीएस बनने में अभी इसको मोटा मोटा 2.5 साल है। तो उस समय तक ये कंपनी तो रजिस्टर्ड करा दिया, पर इसका करे क्या, तो बेस्ट ये है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इसका डोरमेंट स्टेटस दे दे। तो डोरमेंट स्टेटस लेने से बेसिकली होगा ये कि इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं आएगा, इसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम रिटर्न फाइल क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे यहाँ कोई वर्क क्यों नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा तो स्टेटस साफ साफ दिख रहा है डोरमेंट है। तो डोरमेंट कंपनी कई लोग क्यों बनाते हैं या क्या होती है, जैसे आपने कंपनी बना दी लेकिन अभी आपको लग रहा है कोई अभी वर्किंग नहीं है, भविष्य में आप कोई वर्किंग कर सकते हो, तो कंपनी अभी बना लो, स्टेटस दे दो डोरमेंट का। फिर जब मन करे कि वर्क चालू करना है तो उसको वापस से किस स्टेटस में कर देना, कन्वर्ट एक्टिव में। बस ये बात याद रखना कि आपको डोरमेंसी का स्टेटस 5 इयर्स तक के लिए मिला है। अब या तो आप इस विद इन 5 इयर्स में इसे एक्टिव कर दो, और अगर 5 ईयर एक्सपायर हो गए तो फिर क्या होगा, आपकी कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा। डोरमेंट से आपने इसको रिन्यू करके एक्टिव नहीं किया है तो ये माना जाएगा आपकी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ करना पड़ जाएगा, मतलब आरओसी अपने रजिस्टर से आपकी कंपनी को हटा देगा। ठीक है, तो अब पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको एकदम इजीली बनेगा। डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज एन इनएक्टिव कंपनी इन द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड विच इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी and has applied to ROC to change its status in register of companies maintained by registrar from active company to dormant company। क्या लिखा है, लाइन पढ़ो। एक ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव कंपनी है, ठीक है, किसके रिकॉर्ड में, आरओसी के, और साथ ही साथ वो कोई बिजनेस नहीं कर रही है, तो इसलिए उसके स्टेटस को चेंज करके एक्टिव से डोरमेंट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्रमोटर है, वो जमीन खरीदना चाहता है एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, आज एक कंपनी बना देता है, उसका स्टेटस डोरमेंट का दे देता है। फिर जब एक्चुअल में प्रोजेक्ट चालू करना होगा उसको वापस से क्या बना देगा, एक्टिव बना देगा। ठीक है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए। डोरमेंट कंपनी लेकर जो सेक्शन चलता है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 455 है, और ये कहता है कि डोरमेंट कंपनी का मतलब ऐसा है कि वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है, or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो मैं बता दूं क्या है, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे अलग से शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार इन मैनर एज में प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। सेक्शन 455 ये कहता है कि अगर आपने कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बनाई है और उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपकी कंपनी एक इनएक्टिव कंपनी, देखो दो शब्दों पे फोकस करते हैं अपन, एक है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और दूसरा इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, ये दोनों पे अपने को फोकस करना है, तो आप आरओसी का अप्लाई करके क्या करो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। अब जैसा कि मैंने बोला दोनों पे फोकस करना है, तो पहले जैसे बात करते हैं इनएक्टिव कंपनी की। तो इनएक्टिव कंपनी क्या है, कि ऐसी कंपनी है जो किसी तरह का बिजनेस या ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही थी, जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 सालों से नहीं हुआ है। अच्छा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को नीचे अपन पढ़ेंगे, है ना। या फिर जिसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ठीक है, या फिर एनुअल रिटर्न, या नहीं और है ना, साथ ही साथ एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से जमा नहीं करें। भाई ये तो हो गया किसका मतलब, इनएक्टिव कंपनी का मतलब, है ना। अब नीचे आते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पे।
ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो। कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। कुछ को छोड़कर, कुछ को ना सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है। पहला देखो, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी, आरओसी को जो नॉर्मल फीस पे करते हो। पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो आप रजिस्टर रजिस्टर मेंटेन करते हो एक्सेट्रा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट। ठीक है। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड। ठीक है। चारों का मतलब बता दे रहा हूँ। आरओसी को जो जनरल फीस पे करे हो आप, ठीक है, इस एक्ट के रिक्वायरमेंट पे कुछ अगर फीस पे करनी पड़ी, शेयर अलॉट कर रहे हो उसमें कुछ खर्चा आ रहा है, या ऑफिस मेंटेनेंस का खर्चा है, उसको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में ट्रीट नहीं किया जाता। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब ये चार तरह के ही खर्चे हो रहे हैं, छोटे मोटे खर्चे। ठीक है। तो डोरमेंट का स्टेटस हम ले कैसे भाई साहब, तो दो तरीके हैं, या तो सुओ मोटो एप्लीकेशन हो। सुओ मोटो एप्लीकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कंपनी वॉलंटरीली जाए, ठीक है, खुद से जाए और जाके आरओसी के अप्लाई करके बोले कि सर हमारी कंपनी को आप क्या करो, आप डोरमेंट का स्टेटस दे दो। इसके लिए एक फॉर्म जो भरना होता है उसको MSC1 फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। ये मत भूलना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। फॉर्म MSC1 बोलते हैं, ये आपको नहीं भूलना है और एकदम परफेक्टली ध्यान रखना है। तो एक कंपनी चाहे अगर वो ऊपर के क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, मतलब या तो इनएक्टिव कंपनी है या उसके यहाँ कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, तो खुद से सुओ मोटो जाके, सुओ मोटो मतलब खुद से होता है, आरओसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, MSC1 फॉर्म भरना है। ये बात ध्यान रखना। ठीक। ये भी हो सकता है कि आरओसी को ये लग रहा हो कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, पिछले 2 सालों से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हो रहे, तो पहले आपको क्या करेगा, नोटिस भेजेगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। फिर आपका जवाब देख के फिर आपकी कंपनी का नाम वो डोरमेंट में रजिस्टर्ड कर देगा। तो ये दो तरीके होते हैं। तो हमको क्या करना है, अब दोनों तरीके को मेनली धीरे धीरे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक। तो जैसे अगर सुओ मोटो प्रोसीजर है, सुओ मोटो का मतलब क्या, कंपनी खुद चाह रही है कि डोरमेंट का स्टेटस दे दे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कंपनी को ना बोर्ड मीटिंग बुलानी होगी। ठीक है। बोर्ड में डायरेक्टर डिसाइड कर देंगे कि डोरमेंट का स्टेटस लेना है, और जनरल मीटिंग का डेट टाइम डिसाइड कर देंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना देना है, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको पूरा रिकॉर्ड बना देना है। अब जब जनरल मीटिंग आपकी होगी, ठीक है, जनरल मीटिंग जब होगी तो वहां पर आप रिजोल्यूशन पास करो। कौन सा स्पेशल रिजोल्यूशन, देखो 3 स्टेप, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करे, जनरल मीटिंग का टाइम रखे, सीए या ऑडिटर को बोल दिया भैया पूरा हिसाब किताब अभी कुछ भी अगर हुआ है तो बना दो। तीसरा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे। ठीक। स्पेशल रिजोल्यूशन को आप क्या करना भाई, जैसे पास कर दिए हो तो इसकी कॉपी फॉर्म MGT 14 में आप आरओसी के पास जमा करा देना। कभी भी याद रखो, MGT 14 में ही स्पेशल रिजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन होता है। अब जब MGT 14 जमा करा दिए तो अब आपको कौन सा स्टेटस देना है, डोरमेंट का। तो फॉर्म MSC1 जो है आरओसी के पास जमा कराओ स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ और डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन कि भाई हमारे स्टेटस को डोरमेंट कर दो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, MSC1 वो फॉर्म है जिसमें हम अप्लाई करते हैं किस चीज के लिए, डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए, अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई और इसमें आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आरओसी इस बार से सेटिस्फाई होता है कि आप सारे क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, तो आपको डोरमेंसी का वो सर्टिफिकेट दे देगा जो फॉर्म MSC2 में होगा। तो दूसरा फॉर्म क्या हुआ, MSC2। MSC2 क्या है, तो याद रखना ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी। आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इस दिन से आप डोरमेंट हो। मैंने बता दिया कितने दिन तक रह सकते हो, 5 सालों तक। ठीक। अब आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया है। ठीक। ये सुओ मोटो था, मतलब कंपनी ने खुद से डोरमेंट का स्टेटस दिया है। अब बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स की, कुछ एसेंशियल बातों की। तो याद रखना, यदि इनमें से आपके यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है तो जो आरओसी है आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा। तो ये टॉपिक ऐसे ही लिखा रहता है प्री रिक्विजिट, लेकिन आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां आरओसी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देने से मना कर सकता है। पहला, जब कंपनी में किसी तरह का इंस्पेक्शन, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो भाई जब केस चल रहा है तो कैसे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दोगे। दूसरा, कंपनी के ऊपर कोर्ट में कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है और वो पेंडिंग है। देखो दोनों फर्क है, पहले में क्या है, इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, जांच पड़ताल चल रही है, दूसरे में क्या चल रहा है, केस चल रहा है। तीसरा,
कंपनी ने क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई है। चौथा, कुछ लोन आउटस्टैंडिंग है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। पांचवा, कुछ आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब जो बिना गिरवी रखे कंपनी ने दिया हुआ है और सामने वाली पार्टी से उसे क्या है, एनओसी अभी नहीं मिली हुई है। जैसे क्या है, आपसे मैंने, मेरी कंपनी ने लोन दे दिया है, अनसिक्योर्ड नेचर का, मतलब आपने दे दिया था और मैंने कुछ गिरवी नहीं रखा था, तो जब तक आप एनओसी नहीं दोगे ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई लोन बकाया नहीं है, मैं जो है डोरमेंट का स्टेटस नहीं दे सकता। नेक्स्ट, अगर मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट या झगड़ा है तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। वैसे अगर टैक्स या कोई ड्यूज बचा हुआ है तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा, ठीक। वैसे अगर वर्कर का ड्यू बचा, वर्कर की सैलरी बची है तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। और आखिरी, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो पहले शेयर बाजार से आप डी लिस्ट कराओ, हटो, उसके बाद आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। आगे आते हैं, अगर आप डोरमेंट कंपनी बन जाते हो तो बेनिफिट आपको क्या होंगे और आपको कंप्लायंस क्या करना है। तो बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले, नॉर्मल कंपनियों को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, आपको 2 ही करनी होती है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो नॉर्मल कंपनी बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो सब बनाती है। आपको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है। नेक्स्ट, आपके यहाँ ऑडिटर के रोटेशन का रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक। आपके यहाँ कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम है, कोई खर्चा ही नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, डोरमेंट कंपनी उनके लिए बेस्ट है जो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, तो अभी इनएक्टिव रखो, डोरमेंट रखो, जब प्रोजेक्ट चालू होगा एक्टिव करा देना, ठीक है। ये आपको जो डोरमेंसी का स्टेटस है कितने साल का मिलता है, 5 साल का मिलता है। आई होप एकदम परफेक्टली आपको समझ आ गया होगा, मन में एक पैसे की दिक्कत नहीं गई होगी, ठीक। कुछ कंप्लायंसेस है जो मेंटेन रखने, देखो कंपनी बन तो चुकी है, बस अभी सो रही है, डोरमेंट है। कुछ कंप्लायंसेस रखना, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर बना के रखो, प्राइवेट है तो 2 डायरेक्टर बना के रखो, और ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर बना के रखो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आप ये करो कि हर साल फॉर्म MSC3 जमा करो, ठीक है। ये MSC3 जो होता है वो एक तरह का एनुअल रिटर्न होता है डोरमेंट कंपनी का, जिसमें डोरमेंट कंपनी बताती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो सर कुछ कमा नहीं रही है तो क्या पोजीशन होगी उसकी, नहीं, फिर भी कुछ अगर एसेट वैसेट दिख रही हो तो साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखो जब भी आप डोरमेंट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो बैलेंस शीट बना दो, P&L बना दो, कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। साल में 2 मीटिंग जरूर करो। ऑडिटर के रोटेशन का रूल अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई है और इसमें दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट को ससम्मान काट दो, ठीक है। ये एकदम क्लियर है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब जैसे आपने ये समझ लिया तो आप नेक्स्ट लीगल फ्रेमवर्क पे आओ कि सपोज करो अब मेरी एक डोरमेंट कंपनी है, ठीक है। अब इसको मेरे को वापस से एक्टिव बनाना है, तो हम क्या करें, ठीक। तो सेक्शन 455 ये कहता है कि अगर आपने एक्टिव से डोरमेंट किया है तो ये स्टेटस 5 साल के लिए, 5 साल से पहले आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, वापस से एक्टिव कर सकते हैं। तो एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, तो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डालना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म MSC4 में जाता है, फॉर्म MSC4 में एप्लीकेशन जाता है, मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखना। और इसके साथ जो इस साल का एनुअल रिटर्न है जो फॉर्म MSC3 में था वो आपको जमा करना है, ठीक है। अगर ROC आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होगा तो आपको वो क्या करेगा, फॉर्म MSC5 में, ठीक है, वो दे देगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी दे देगा, जिससे आपकी कंपनी वापस डोरमेंट से क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक। तो रजिस्ट्रार क्या करता है कि जब आपका स्टेटस डोरमेंट से एक्टिव बनाता है तो कुछ बातों को ध्यान रखता है। पहली बात यह है कि आपने किसी तरह का कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। दूसरा, आरओसी को ये लग रहा है कि बेस्ट है कि इस कंपनी को वापस से जिंदा कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में भाई वो क्या करता है, आपको एक्टिव बना देता है। अब रही बात इसमें हमको एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है, तो फॉर्म्स याद रखना, MSC1, MSC2, MSC3, MSC4, MSC5। MSC1 क्या था, ये एप्लीकेशन था किस चीज का, एक्टिव से क्या बनाने का, डोरमेंट बनाने का, ठीक बात है। अच्छा, MSC2 क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी था, सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी था, ठीक है। MSC3 क्या था, एनुअल रिटर्न था, ठीक है। MSC4 क्या था, एप्लीकेशन फॉर डोरमेंट टू एक्टिव, ठीक है।
और MSc 5 क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी। ठीक, तो एकदम इजी चैप्टर था, चैप्टर में आपको लगभग कुछ खास मिला नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे डोरमेंट कंपनी जो चैप्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको एकदम थरोली पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो है स्ट्राइक ऑफ और रिस्टोरेशन। ठीक है, दोनों का मतलब समझाता हूँ। देखो आप ये बात जानते हो, कंपनी क्रिएट कैसे हुई है, लॉ से हुई है ना। तो इसकी लाइफ को खत्म भी कौन कर सकता है, लॉ कर सकता है। तो लाइफ को खत्म करने का एक जो नॉर्मल प्रोसेस है, तरीका है, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइंडिंग अप। उसको अपन कहते हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब क्या, एसेट बेचो, एसेट सेल करो और लाइबिलिटी रियलाइज करो या लाइबिलिटी पे करो। मेन तो यही तरीका है, फिर कंपनी की लाइफ एंड होती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट एक शॉर्टकट प्रोसीजर भी देती है। शॉर्टकट प्रोसीजर को स्ट्राइक ऑफ कहा जाता है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है बिना कोई फॉर्मेलिटी के कंपनी का नाम जो है उसको आरओसी रजिस्टर से रिमूव कर देना। तो आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें आप ये फंडा पढ़ने वाले हो कि किस तरह से और कब ऐसा होता है कि कंपनी का नाम आरओसी अपने रजिस्टर से काट देता है, जिसके बाद कंपनी का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके पहले तरीके समझ लो। दो तरीके हैं, एक तो आरओसी ये काम सुओ मोटो कर दे, मतलब वॉलंटरी। आरओसी को लग रहा है कि आप रिटर्न विटर्न भरते नहीं हो, कंपनी में कोई काम वाम होता नहीं है, तो आपका नाम काट दे। या तो कंपनी खुद अप्लाई करे कि भैया हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा नाम काट दो। तो या आरओसी खुद कर देगा या तो आप बोल दो तो हो जाएगा। तो चलो जैसे बात करते हैं, आरओसी खुद से आपका नाम कब काटेगा। तो आप याद रखो, जो सेक्शन 248 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसका सब सेक्शन 1 जो है, जिसको आप एडिशनली पढ़ोगे किसके साथ, कंपनी रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रूल 2016, उसमें ये बोला गया है कि आरओसी आपका नाम कब कब काटेगा। तो पहला ये, जब आप इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कि आप पिछले 2 सालों से कोई काम नहीं कर रहे हो और आपने डोरमेंट कंपनी का भी स्टेटस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर है उन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन मनी पे नहीं किया है। कंपनी बनने के 180 दिन के अंदर में, मतलब कंपनी में अभी तक कैपिटल आया ही नहीं है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 2-3 फाउंडर है कंपनी के, दिख तो दिए कि हम इतना इतना पैसा लगा रहे हैं कंपनी में, लेकिन अभी 180 दिन हो गए कंपनी में वो पैसा आया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन से पता लगता है कि कंपनी में एक्चुअल में कोई बिजनेस एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। तो 4 बातें अगर आरओसी को लगती है तो आरओसी क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। ये नोटिस बेसिकली फॉर्म एसटी के, एसटी के मतलब क्या, स्ट्राइक ऑफ। ठीक है, कंपनी के सारे डायरेक्टर को भेजा जाता है, जिसमें बताता है कि वो आपकी कंपनी का नाम हटाना चाहता है। अब जब कंपनी और उसके डायरेक्टर को ये नोटिस आएगा, तो कंपनी को क्या है, इस चीज का रिप्लाई करना होगा। ठीक है, आपको रिप्लाई क्या करना है, बेसिकली स्पीड पोस्ट से भेज देना है। अब क्या होगा, रिप्लाई के हिसाब से फिर जो आरओसी है फैसला देगा कि नाम काटना है कि नहीं काटना है। ठीक है, अब इसमें केस है जो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली का केस। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, ये कंपनी है इंटरनेशनल प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड, आरओसी दिल्ली ने इसका नाम काट दिया था। अब कंपनी ने इसके खिलाफ अप्लाई किया कि आपने ऐसे कैसे हमारा नाम काट दिया, हमको तो आपने कोई नोटिस वोटिस भेजा ही नहीं है, आपने ऐसे ही क्या किया, बिना हमें नोटिस भेजे हमारा नाम काट दिया। तो इस पर कोर्ट ने ये बोला कि आरओसी ने यहाँ पर ये बताने में फेल हो गया है कि उसने नोटिस भेजा था कि नहीं। और क्योंकि अगर कोई आपने नोटिस भेजा ही नहीं है तो कंपनी को पता ही नहीं है, और आपने बिना वजह अगर नाम काट दिया तो गलत है और इलीगल एक्शन है। तो यहाँ पर कंपनी को वापस से रिस्टोर कर दिया गया। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, आरओसी न्यू दिल्ली ने इस कंपनी को बिना बताए उसका नाम काट दिया। तो यहाँ पे कंपनी ने केस डाल दिया कि भैया आपने ऐसा कैसे किया, हमको बिना नोटिस दिए कैसे नाम काटा। तो आरओसी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं तरीका क्या, आरओसी नाम कैसे काटता है। तो सबसे पहले नोटिस देगा फॉर्म एसटी के 1 में, जैसे मैंने बताया। आपको क्या करना है, नोटिस का रिप्लाई करना है। फिर आरओसी क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन देगा, आरओसी के सामने आप अपनी बातें रखो। ठीक, फिर अगर आरओसी सेटिस्फाई हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक वो नोटिस पब्लिश कर देगा कि भाई मैं इस कंपनी का नाम काट रहा हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन वो ऑब्जेक्शन है तो हमको बता दे। तो ये नोटिस किस में, वेबसाइट पे भी देगा, ऑफिशियल गजट में भी देगा, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर और लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में देगा। नेक्स्ट, जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जहां जहां कंपनी जुड़ी है, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गई, जीएसटी अथॉरिटी हो गई, उनसे ही पूछ लेगा कि इस कंपनी का नाम काट रहा हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज में बता दे।
अब जब 30 दिन बीत जाएंगे नोटिस से और किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ना पेपर वाले से कोई ऑब्जेक्शन है, पेपर मतलब पेपर एड्स जब दिया था तो पब्लिक को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऊपर अथॉरिटीज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या किया जाएगा, वो नाम काट देगा। ठीक है। अब उसके बाद जैसे नाम कट गया, उसके बाद अगर कंपनी में कोई डेप्थ वेप्थ बची है तो एसेट वेसेट को क्या करेगा, बराबर रियलाइज कराएगा, बिकवा के सारी डेप्थ पे करेगा, और फाइनली क्या करेगा, कंपनी को डिसॉल्व कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, एकदम ईजी है। सबसे पहले क्या है, नोटिस सर्विस किया है, नोटिस दिया कंपनी को कि भाई आपका मैं काट रहा हूँ नाम। आपने नोटिस का रिप्लाई किया, वो आपके रिप्रेजेंटेशन को सुना, नोटिस पब्लिश कर दिया कि मैं नाम काट रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो 30 दिन में बता दे। अथॉरिटीज को भी बोल दिया कि 30 दिन में नाम कट रहा है, आप बता दो, कोई ऑब्जेक्शन है, पैसा बचा है तो नहीं। फिर आपका नाम वो क्या करेगा, बेसिकली काट देगा, जिसका जो पैसा बचा है वो दिलवा देगा, रियलाइज करा देगा, और फाइनली कंपनी को डिसॉल्व कर देगा, मतलब कंपनी की लाइफ एंड कर देगा, दैट्स इट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग खुद से भी कंपनी का नाम कटवा सकते हैं आरओसी के पास जाके? तो बेसिकली माना जाता है अगर हमारी कंपनी में कोई वर्क नहीं हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं आरओसी के पास, और हमारे अप्लाई करने पर वो हमारी कंपनी का नाम काट सकता है। ठीक है। आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आरओसी के रजिस्टर्ड है पर वो नॉन ऑपरेटिव है। ठीक है। तो स्ट्राइक ऑफ क्या करता है, ऐसी कंपनियों को ऑप्शन दे देता है। ठीक है, क्या ऑप्शन दे देता है कि आप अपना नाम कटवा लो। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकता, नाम नहीं काटा जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टोटल देखो 10 है। ये ऐसी टाइप्स ऑफ कंपनीज मैं लिख दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कंपनी है जिनका स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकता, कैन नॉट बी स्ट्राइक ऑफ, जिनका स्ट्राइक ऑफ नहीं होता, नाम नहीं काटा जा सकता। जैसे सबसे पहले लिस्टेड कंपनी है यार, अगर आप लिस्टेड हो तो जनता का पैसा इतना सारा लगा है, कैसे आप अपना नाम कटवाओगे? आप खुद सोचो ना, या तो तुम यार पूरा पैसा वैसा वापस करो, तब ऐसा करो, है ना। दूसरी बात, अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला है चैरिटी का। तीसरी बात, आपके चार्जेस पेंडिंग है, मतलब आपके लोन्स बहुत सारे पेंडिंग है। ठीक है। आप कंपाउंडिंग करा रहे हो, मतलब आपके ऊपर कोई फाइन लगा है, आप उसकी माफी की बात कर रहे हो, आपके ऊपर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपकी कंपनी वैनिशिंग कंपनी है। वैनिशिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और अपने रिटर्न फाइल नहीं कर रही है आरओसी के पास भी और स्टॉक एक्सचेंज के पास भी पिछले 2 सालों से। साथ ही साथ इन्होंने जो रजिस्टर्ड ऑफिस बताया है उस पते पर कंपनी नहीं पाई जाती, मतलब ट्रेसेबल नहीं है, ना ही उसके कोई डायरेक्टर मिल रहे हैं, उसे वैनिशिंग बोलते हैं। इससे अलग से क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, जिस कंपनी का डी लिस्टिंग हो गया उस पर पेनल्टी लग गई है, जिस कंपनी का इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिस कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं, या जिस कंपनी के अगेंस्ट नोटिस इशू हुआ है किसी तरह की स्क्रूटिनी का या इंक्वायरी का, वो कंपनियां जो है स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई लफड़ा है इनके यहाँ। सेम वैसे ही आपको कुछ सिचुएशंस पढ़नी है कि कंपनी ने अगर कोई ऐसा एक्शन किया है तो उसका स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। तो कौन सी ऐसी, सॉरी मैं गलत जगह पर ये चीज लिख दिया, ये मेरी मिस्टेक है, माफ करना। यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नीचे समझा रहा हूँ, फिर ऊपर आ जाऊंगा मैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ कंपनी का ना स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकता। ठीक, ये माना जाता है अगर कोई कंपनी पिछले 3 महीनों में इनमें से कोई एक्टिविटी करी है, जैसे कंपनी ने अपना नाम बदला है। ठीक, नाम बदला होगा तो कोई बड़ा काम करने के लिए बदला होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्टिंग करी है, अपनी कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेची है, कोई नई बिजनेस एक्टिविटी में एंटर करे हो। ठीक है। किसी कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रहे हो, मर्जर या अमालगमेशन करना चाह रहे हो, इसके लिए आपने एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को मतलब एनसीएलटी को दिया है। ये आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है। कौन सा प्रोसेस चल रहा है? वाइंडिंग अप का। तो ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें ये माना जाता है कि आप अपना स्ट्राइक ऑफ नहीं करा सकते। पीरियड ध्यान रखना, पिछले 3 महीनों में अगर इनमें से कोई एक्टिविटी करे हो तो स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, ये बात भूलना मत। ठीक है। ये ऊपर जो है ना, ये है कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां कंपनी जो है वो स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है। सिचुएशन वेयर कंपनी कैन अप्लाई फॉर स्ट्राइक ऑफ, कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकती है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले 1 साल हो गए कंपनी कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है। पिछले जब से बनी है इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर कोई काम नहीं कर रही है, पिछले 2 सालों से कोई काम नहीं कर रही है।
ठीक है, और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं दिया। ऊपर अपन ये पढ़े हैं, सब्सक्राइबर ने 180 दिनों का कंपनी बने कोई पैसा नहीं दिया है। फिजिकल वेरिफिकेशन पे पता लग रहा है कंपनी में कोई काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऊपर भी आपने पढ़ा है, सेम पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका है, कैसे, ऊपर आपने जो एक प्रोसीजर पढ़ा था तो बाय आरओसी पढ़ा था कि आरओसी कैसे खुद से नाम काटेगा। नीचे जो प्रोसीजर बता रहा हुआ है कि कंपनी कैसे कटवाएगी नाम, तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, रिजोल्यूशन पास करो कि भाई नाम कटवाना है। जब बोर्ड में रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो आप देख लो कंपनी की कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी है तो पे कर दो। ठीक है, हर डायरेक्टर को क्या है, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना होगा STK 3 फॉर्म में, और एफिडेविट की कोई घपला नहीं है, हुआ तो हम अपने जेब से भरेंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब होता है रिकवरी पेपर कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो हम भरने को तैयार है। आप अपने एसेट एंड लायबिलिटी की शीट प्रिपेयर कर दो, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, आरओसी केस जमा करा दो। अलग अलग अथॉरिटीज है जिनसे आप क्या करो, अप्रूवल ले लो। ठीक है, क्योंकि जब तक अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं हो सकता। अब आपको इतनी बात अगर समझ आ गई है तो आपको आगे ये समझना है कि आपको जो एप्लीकेशन है स्ट्राइक ऑफ का वो डालना होगा फॉर्म STK 2 में। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ फॉर्म 2, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट जाएंगे। सबसे पहला आपको अथॉरिटी से एनओसी देना होगा, जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक का एनओसी, आप शेयर बाजार में लिस्टेड वहां से हट रहे थे तो स्टॉक एक्सचेंज का एनओसी, तो आप जहां से हट रहे हो वहां का एनओसी लो। दूसरा इंडेमनिटी बॉन्ड की कॉपी, CA से सर्टिफिकेशन कराओ बैलेंस शीट का अपनी। ठीक है, डायरेक्टर्स का एफिडेविट जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी जाएगी, CTC मतलब सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है। अगर कोई केस फेस चल रहा है उसके बारे में बताओ। ई फॉर्म STK 2 में कोई ऑथराइज डायरेक्टर साइन करेगा, साथ में कंपनी सेक्रेटरी या CA इन प्रैक्टिस सब साइन करा दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक पब्लिक नोटिस भी लेना होगा जिसमें आप सबको ये बता रहे हो कि भाई कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बता दिया गया कंपनी का नाम कट रहा है, किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओ। 30 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो नाम काट दिया जाएगा। जिसका जो पैसा बचा है वही पॉइंट है जो ऊपर पढ़े थे, सेम है। हुआ क्या, आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करे तो आरओसी ने पब्लिक नोटिस दे दिया है, पब्लिक को बोल दिया है किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओ, अथॉरिटीज को बोल दिया 30 दिन का टाइम है, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओ। उसके बाद क्या करेगा, नाम काट देगा, और नाम काटने के बाद जिसका जो ड्यू है वो पे कर देगा, और आखिरी में क्या होगा, कंपनी को डिसॉल्व कर देगा, मतलब कंपनी को बंद कर देगा। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब उसमें एक आपने पॉइंट पढ़ा है नो ऑब्जेक्शन का, तो किससे किससे एनओसी देना होता है, किससे किससे हो गया, यहाँ पे प्रोसीजर खत्म हो गया है ना। किससे किससे नो ऑब्जेक्शन देना होता है, तो जिस अथॉरिटी से आप जुड़े उससे दोगे। जैसे अगर आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी चला रहे हो तो किसके लाइसेंस से चला रहे हो, RBI के, तो स्ट्राइक ऑफ करने के लिए RBI से पूछना पड़ेगा। ठीक, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चला रहे हो तो नेशनल हाउसिंग बैंक से पूछो। इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हो तो इंश्योरेंस एक्ट में आपको परमिशन देनी होगी। आप कैपिटल मार्केट से जुड़े हो तो सेबी से परमिशन लो। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम चला रहे हो देन अगेन सेबी से परमिशन लो। अगर आप कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो होती है जो म्यूचुअल फंड से जुड़ी होती है, देन अगेन सेबी से परमिशन लो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से करना है अपने को, और बिल्कुल भूलना नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो बोल रहा हूँ मेरे बातों को याद रखना बहुत अच्छे से। अगर आपने गलत एप्लीकेशन डाला, गलत एप्लीकेशन मतलब आप स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकते थे ऊपर दिए गए क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन फिर अब आपने गलत एप्लीकेशन डाला तो ये माना जाएगा 1 लाख रुपए तक की आप पेनल्टी लग सकती है। ये बात आप मत भूलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं स्टेटस ऑफ स्ट्राइक ऑफ कंपनी पे। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जब स्ट्राइक ऑफ हो जाता है तो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी की लाइफ एंड हो गई है। ठीक है, अच्छा किसी ने अगर गलत एप्लीकेशन डाला है, फ्रॉड तरीके से या धोखाधड़ी करके, जैसे खूब सारी एसेट लायबिलिटी है लेकिन आप बताते हो कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोल के कंपनी का अगर आपने नाम हटवा दिया है तो क्या, तो सारे डायरेक्टर्स और प्रमोटर जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे, मतलब सब पे पेनल्टी लगेगी। फ्रॉड का केस बनेगा सेक्शन 447 के हिसाब से, और आरओसी के पास पावर है कि आपके ऊपर अलग से भी केस चलवा सकता है। ये छोटा पॉइंट है, ऐसे पूछता पूछता है नहीं तो उस पर उतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वैसे ही क्या मैनेजर और डायरेक्टर और ऑफिसर की लायबिलिटी बनेगी, तो हाँ बिल्कुल सबकी लायबिलिटी बनती रहेगी जब तक कंपनी की लाइफ पूरी खत्म नहीं होती, जिसकी जो लायबिलिटी है कंपनी में रहेगी। ये बात आपको नहीं भूलनी है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको बहुत अच्छे से याद रखो। क्या
कंपनी जो स्ट्राइक ऑफ हो गई है क्या वो रीस्टोर भी हो सकती है? तो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन बताया गया है, हाँ रीस्टोर भी हो सकती है। रीस्टोर दो तरह से हो सकता है, जब अपील जो है, अपील जो है वो कंपनी के लोग ही करें कि कंपनी को वापस से क्या कर दो, रीस्टोर कर दो, या फिर क्या है आरओसी कहे कि मुझसे गलती हो गई, कंपनी का नाम रीस्टोर कर दो, तो कंपनी रीस्टोर हो सकती है। तो नॉर्मली ये माना जाता है जैसे किसी कंपनी का नाम कट गया, अब कंपनी से जुड़ा पर्सन उसको लग रहा है फैसला सही नहीं है, तो स्ट्राइक ऑफ होने के 3 साल के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, आरओसी के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी में केस डाल सकता है, अपील डाल सकता है कि सर आरओसी ने जो किया वो गलत किया, कंपनी का नाम नहीं काटना चाहिए था, तो आप क्या करो वापस से नेम रीस्टोर कर दो। देखो अब ये बात याद रखो, कंपनी के बिहाफ में जाके कोई रीस्टोर करा रहा है तो कितने साल में करा पा रहा है, 3 साल में करवा पा रहा है, आप ये मत भूलना। तो आरओसी के ऑर्डर को एनसीएलटी पलट भी सकता है, ठीक है। वैसे ही जो आरओसी खुद है उसको भी अगर ये लग रहा है कि उससे धोखा हो गया, गलती से कंपनी का नाम कट गया है, तो बेसिकली ये माना जाता है कि वो भी क्या है एनसीएलटी को बोल के रिस्टोर करवा सकता है, ठीक। फर्दर आप ये याद रखना, अगर कंपनी का कोई मेंबर या क्रेडिटर या वर्कर चाहे तो स्ट्राइक ऑफ होने के 20 साल के अंदर अंदर भी, कितने साल देखो ऊपर क्या है, 3 साल में कौन कर पा रहा था, कंपनी के लोग, ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत थी, आरओसी अपनी गलती पे कर पा रहा था, ये मानते हो। नेक्स्ट अगर कोई वर्कर या क्रेडिटर चाहे तो 20 साल में भी कंपनी को जिंदा करवा सकता है, ठीक। अगर ऐसा लग रहा हो कि जब नाम काटा गया था कंपनी में वर्किंग चल रही थी, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को वापस से रीस्टोर करना है ताकि लोग अपने हक को या अपने राइट्स को क्लेम कर सकें, तो कंपनी रीस्टोर भी हो सकती है। यहाँ पर जाके आपका ये चैप्टर भी हो गया खत्म। आप ये दोनों चैप्टर पढ़ो, कल मैं आपको वाइंडिंग अप कराऊंगा।